हेलो हाय नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एसएससी सीजीएल 2026 के जीके जीएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज में एसएससी सीजीएल 2025 के टॉप 500 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल द जीके 360 पर अवेलेबल होगी, आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सेट 11 तक पीडीएफ अपलोड कर दी गई है, आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम लोग सेट 12 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, इन द नागर टेम्पल विच एलिमेंट इज द प्रोजेक्टिंग सेंट्रल ऑफसेट ऑफ द वॉल फेस। नागर मंदिर में दीवार के मुख्य का केंद्रीय भाग कौन सा तत्व होता है। कर्ण सिंह, प्रतिरथ, अनुरथ या भद्र। तो कर्ण सिंह जो होता है वह मंदिर के मुख्य शिखर का कोना होता है, कोने पर सजावटी मीनार होता है। मुख्य शिखर के कोने पर जो मीनार बनी होती है श्रृंग, उसे ही कहा जाता है कोने पर बनी सजावटी मीनार। सजावटी मीनार वह कर्ण सिंह कहलाता है। प्रतिरथ कहलाता है जो केंद्र और कोने के बीच उभार होता है। केंद्र और कोने के बीच मध्यवर्ती उभार को प्रतिरथ कहा जाता है। ठीक है। तीसरा है अनुरथ। अनुरथ जो है नॉर्मल उभार, दीवार पर बनने वाली उभार को प्रतिरथ अनुरथ कहा जाता है। बनने वाली उभार को प्रतिरथ कहा जाता है। ठीक है। लास्ट है भद्र। भद्र क्या होता है, तो यह गर्भगृह के सामने वाली, गर्भगृह के सामने होता है यह, और मंदिर के बाहरी दीवार पर, मंदिर के जो गर्भगृह के सामने जो मंदिर के बाहरी दीवार होगा उस पर जो सजावट होता है, जो बाहर की ओर उभरे होते हैं, बाहर की ओर उभरे होते हैं, तो उसे भद्र कहा जाता है। सवाल में पूछा गया है दीवार के मुख का केंद्रीय भाग कौन सा तत्व है, तो वह भद्र कहलाता है, यानी डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, द गैरिया कार्निवाल इज कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस ऑफ विच फिगर। गैरिया कार्निवाल किस व्यक्ति के मार्गदर्शन के अनुसार आयोजित किया जाता है। ऑप्शन है ऊंचाई, लामा, ओझा या डोलो। तो गैरिया फेस्टिवल, गैरिया कार्निवाल यह त्रिपुरा का कार्निवाल है, त्रिपुरा से संबंधित है। ओझा जो होते हैं इसमें ट्रेडिशनल प्रेस्ट होते हैं। ओझा ट्रेडिशनल प्रेस्ट होते हैं, साधु होते हैं, ट्रेडिशनल प्रेस्ट होते हैं जो कि सेरेमनी का गाइडेंस देते हैं, सेरेमनी का गाइडेंस देते हैं। इन्हीं के अनुसार, इन्हीं के मार्गदर्शन में यह गैरिया कार्निवाल आयोजित किया जाता है, जिसमें गैरिया देवती की पूजा की जाती है। गैरिया देवता हैं, डेटी हैं, इनकी पूजा की जाती है। ठीक है। त्रिपुरा के जनजातियों के द्वारा किया जाता है। यह मुख्य रूप से अप्रैल और मई में मनाया जाता है, अप्रैल मई में मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो गया ओझा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द स्टेटमेंट्स अबाउट कालबेलिया। कालबेलिया के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, कालबेलिया से अक्सर सवाल पूछा जाता है। पहला है, कालबेलिया महिलाओं की वेशभूषा काले रंग की घुमावदार स्कर्ट होती है जिन पर दर्पण की कढ़ाई की जाती है। जो छोटे छोटे दर्पण होते हैं उसकी कढ़ाई की जाती है, और महिलाओं की जो वेशभूषा होती है वह काले रंग की होती है। कालबेलिया की यह सबसे बड़ी खासियत है। तो पहला कथन सही है। दूसरा है कि इसे 2010 में यूनेस्को के प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। बिल्कुल सही है, इसे 2010 में यूनेस्को के रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। अब याद कीजिए कालबेलिया कहाँ का नृत्य है, तो यह राजस्थान का नृत्य है। राजस्थान का यह स्नेक डांस है, स्नेक डांस है। सांप की तरह नृत्य किया जाता है, स्नेक लाइक मूवमेंट्स होता है, यह इसकी स्पेशलिटी है, यानी इसकी खासियत है। सांप की तरह इसमें नृत्य किया जाता है।
तो राइट आंसर हो गया सी, बोथ 1 and 2। सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल कथन और कारण के प्रश्न है। कथन है, नीचे दिए कथन को चिन्हित करें और सही विकल्प को चिन्हित करें। पहला, औपनिवेशिक भारत में गौथिक पुनरुद्धार इमारतों में अक्सर नुकीले मेहराब और धारीदार मेहराब का इस्तेमाल किया जाता है। औपनिवेशिक काल यानी अंग्रेजों के टाइम में कॉलोनियल इंडिया में जो गौथिक रिवाइवल है उसमें पॉइंटेड नुकीले मेहराब और धारीदार मेहराब का इस्तेमाल किया गया था। पहला कथन सही है। ये तत्व पारंपरिक यूरोपीय गिरजाघरों में अज्ञात थे। यह सही नहीं है। मेडिएवल जो गिरजाघर थे उसमें यह पहले से पाए जाते थे। मेडिएवल गोथिक कैथेड्रल्स में यह कॉमन था, कैथेड्रल में यह सामान्य था। तो दूसरा कथन गलत है, पहला कथन सही है। इसका राइट आंसर हो गया ए। इसका राइट आंसर है सी। ए सत्य है, आर गलत है। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द संहिता इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऋग्वेद। ऋग्वेद के संदर्भ में संहिता का क्या अर्थ है। ऋग्वेद जो कि कंपाइलेशन है हिम्न और मंत्र का, इसी के कारण इसे संहिता कहा जाता है। ए सिस्टमेटिक कंपाइलेशन ऑफ हिम्न एंड मंत्र, भजन और मंत्रों का व्यवस्थित संकलन। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 मंत्र हैं। तो याद रखिएगा सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल टर्म रिलेटेड टू गुप्ता डायनेस्टी इज करेक्टली मैच। गुप्त वंश से संबंधित कौन सा राजकीय शब्द सही सुमेलित है। उत्खेयता, गुप्त काल में उत्खेयता जो होते थे वह कौन होते थे, तो ये माइनिंग के अधिकारी होते थे। इनका काम जो क्या होता, खनन से संबंधित होता था, खनन से संबंधित होते थे। भाग जो है, भाग भोग यह राजा का हिस्सा होता था, राजा का हिस्सा होता है। अमूमन यह 1/6 होता था, 1/6 हिस्सा होता था उत्पादन का। ठीक है। वैष्टिक जबरन मजदूरी या इसे बेगार भी कहा जाता था। ठीक है। तो सवाल में पूछा गया कौन सा सही सुमेलित है, तो वैष्टिक जो है सही सुमेलित है। 10 अपराध, यह 10 अपराध पर, 10 अपराध, फाइन फॉर 10 ऑफेंसेस, 10 अपराध पर कर होता था। फाइन फॉर 10 ऑफेंसेस। ठीक है। तो राइट आंसर हो गया सी, वैष्टिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लेटर बिकम द मॉडल फॉर एम्परर अकबर कंसोलिडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। किसकी प्रशासनिक प्रणाली के बाद सम्राट अकबर के लिए मुगल साम्राज्य को मजबूत करने का आदर्श बन गया। ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी या जहांगीर। तो आपको पता है शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी जो कि सूर डायनेस्टी से संबंधित था, सूर डायनेस्टी से संबंधित था। प्रशासन के दृष्टिकोण से यह काफ़ी इम्पोर्टेंट था। 1540 से 1545 के बीच इसके अंतर्गत काफ़ी प्रशासनिक सुधार किए गए, जिसका कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है अकबर ने कॉपी किया या उसे और रिफाइन किया। जैसे मनसबदारी व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था, रेवेन्यू सिस्टम, रेवेन्यू सिस्टम, ग्रैंड ट्रंक रोड, यह सब शेरशाह के समय में शुरू किया जा चुका था। ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे कि आगे चलकर अकबर ने, अकबर का जो रेवेन्यू मिनिस्टर था टोडरमल, इसने क्या किया, इसे और रिफाइन किया, शेरशाह के सिस्टम को रिफाइन किया, शेरशाह के सिस्टम को रिफाइन किया। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है सी, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एजुकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट इश्यूड इन 1854 लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। 1854 में कौन सा शिक्षा संबंधी दस्तावेज भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव बनी। तो 1854 में एक महत्वपूर्ण
सुधार हुए जिसको कहा गया वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच 1854 में हुआ, जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन कहा गया। मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन कहा गया। इसने आधुनिक शिक्षा की नींव रखी, भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव रखी। इससे पहले मैकाले माइन्यूट आया था 1835 में। मैकाले माइन्यूट में क्या हुआ, शिक्षा का माध्यम जो है इंग्लिश मीडियम जो है शिक्षा का माध्यम माना गया। दूसरा इम्पोर्टेंट था हंटर कमीशन, जो कि मॉडर्न एजुकेशन का फाउंडेशन रखा। 1854 में आया था, 1882 में हंटर कमीशन 1882 में आया था, जिसने प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस रखा। प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया वुड डिस्पैच, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीर अली खान वाज ए प्रोमिनेंट फिगर इन 1857 रिवोल्ट हु ऑर्गेनाइज रिवेल एंड चैलेंज ब्रिटिश रूल इन विच मेजर सिटी ऑफ बिहार। पीर अली खान 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख व्यक्ति थे, जिन्होंने विद्रोहियों को संगठित किया और बिहार के किस प्रमुख शहर में ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। तो याद रखिएगा, जो पीर अली खान थे वो क्या थे, बुक सेलर थे, किताब के विक्रेता थे। इन्होंने 1857 के युद्ध में एक सीक्रेट रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी किया, यानी गुप्त तरीके से 1857 में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद ब्रिटिश ने इन्हें फांसी दे दी थी 1857 के विद्रोह के दौरान, ठीक है। तो यह पटना से संबंधित थे, बी इसका राइट आंसर है। बिहार में 1857 के विद्रोह में पीर अली का जो है प्रमुख नाम लिया जाता है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर है। अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज्यूम लेजिस्लेटिव पावर ऑफ ए स्टेट। किस संवैधानिक प्रावधान के तहत भारत का राष्ट्रपति किसी राज्य के लिए विधायक शक्तियाँ ग्रहण कर सकता है। तो यह प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति शासन के दौरान आर्टिकल 356, यानी जब राज्य में संवैधानिक संकट हो तो अनुच्छेद 356 लागू करके राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, और राष्ट्रपति पार्लियामेंट के माध्यम से राज्य के विधायी शक्तियों को ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर है। जब राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो गवर्नर अपना रिपोर्ट जो है वह राष्ट्रपति को देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे, ठीक है। यह मैक्सिमम 3 साल के लिए लगाया जा सकता है, मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए लगाया जा सकता है। तो ए इसका राइट आंसर है। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956। 1956 के औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था। औद्योगिक नीति, इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस, ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस। इसके लिए ग्रोथ ऑफ इक्विटी पर फोकस किया गया, ग्रोथ विथ इक्विटी पर फोकस किया गया, बी इसका राइट आंसर है। पब्लिक सेक्टर था, पब्लिक सेक्टर को, सरकारी कंपनी को कमांडिंग हाइट्स के रूप में रखा गया, यानी उद्योगों पर नियंत्रण रखा गया गवर्नमेंट के द्वारा। इससे हुआ क्या, तो इसे इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया गया, ठीक है। इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया गया, असमानता कम की गई, और रीजनल डेवलपमेंट को बैलेंस, रीजनल डेवलपमेंट पर फोकस किया गया, रीजनल डेवलपमेंट पर फोकस किया गया। तो राइट आंसर हो गया ग्रोथ विथ इक्विटी, इक्विटी के साथ विकास, बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, विच प्लान गेव प्रोमिनेंस टू द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1956 एम्फेसाइजिंग द कमांडिंग हाइट्स डॉक्ट्रिन। किस योजना ने 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव को प्रमुखता दी, जिसमें कमांडिंग हाइट्स सिद्धांत पर जोर दिया गया। तो ऐसा कमांडिंग हाइट्स ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि भारत अभी अभी आज़ाद हुआ था, तो इसे
वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार नहीं हुआ था, तो सरकार इसे अपने कंट्रोल में रखकर इसे वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कर रहा था। तो यह दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 और 61 के दौरान हुई थी, जो कि महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसमें हैवी इंडस्ट्रीज और पब्लिक सेक्टर को ग्रो किया गया। हैवी इंडस्ट्रीज और पब्लिक सेक्टर को मजबूत बनाया गया। ठीक है, कमांडिंग हाइट्स रखा गया। जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर थे उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल किया गया। इसको नेहरू और महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है। नेहरू और महालनोबिस मॉडल। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है बी, सेकेंड 5 ईयर्स प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ WTO विथ रेस्पेक्ट टू ग्लोबलाइजेशन? वैश्वीकरण के संबंध में विश्व व्यापार संगठन की भूमिका क्या है? ठीक है, WTO एंड ग्लोबलाइजेशन के संबंध में ऑप्शन है प्रोवाइड मिलिट्री सपोर्ट, सैन्य सहायता प्रदान करना, मानवाधिकार उल्लंघन की निगरानी करना, राष्ट्रों के बीच निष्पक्ष व्यापार को नियम को सुनिश्चित करना। WTO का काम ही है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसे 1995 में WTO को 1995 में गैट के स्थान पर इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि नेशंस के बीच फेयर ट्रेड रूल्स को इस्टेब्लिश किया, यानी राष्ट्रों के बीच निष्पक्ष व्यापार के नियम को सुनिश्चित करना इसका काम था। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, व्हाट हैपेंस टू द perceived frequency when both the source and the listener move with the same speed in the same direction? जब स्रोत और श्रोता दोनों एक ही दिशा में समान गति से चलते हैं तो अनुभव की गई आवृत्ति पर क्या प्रभाव करता है? तो यह डॉपलर इफेक्ट का उदाहरण है। सेम स्पीड सेम डायरेक्शन, यह डॉपलर इफेक्ट का उदाहरण है। इसमें क्या होता है, सोर्स और लिसनर सेम स्पीड में होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं। इसमें रिलेटिव वेलोसिटी वह क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो इट रिमेन्स अनचेंज्ड, यह अपरिवर्तित रहता है। आवृत्ति जो है वह अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर? पुरी का जगन्नाथ मंदिर किस वास्तुशैली का उदाहरण है? ऑप्शन है द्रविड़, मराठा, कलिंग नागर शैली या वेसर शैली। तो आपको पता है जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, तो यह पूरी उड़ीसा में है। पूरी उड़ीसा में है, आसान सा आंसर है इसका। यह नागर कलिंग शैली का बना है, नागर वेरिएंट है। इसे रेखा ड्यूल टाइप कहा जाता है, रेखा ड्यूल टाइप कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर है सी, कलिंग नागर शैली। द इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी ऑफ 1883-84 वाज रिलेटेड टू? 1883-84 का इल्बर्ट विल विवाद किससे संबंधित है? तो इल्बर्ट विल विवाद जो हुआ था, इसका मेन विवाद का पर्पस यही था, रीज़न यही था कि इसमें जो भारतीय जजेस थे उन्हें यूरोपियन का मुकदमा सुनने का अधिकार मिल गया था। तो सीपी इल्बर्ट जो है वह लॉ मेंबर थे। सीपी इल्बर्ट ने इसे प्रपोज किया था। याद रखिएगा, 1883-84 टाइम पीरियड से सवाल पूछा जाता है, जिसमें इंडियन जजेस को क्रिमिनल केस में यूरोपियन ऑफेंडर्स पर मुकदमा चलाने का अधिकार दिया गया। इसका यूरोपियंस ने विरोध किया। द इशू ऑफ अलाउइंग इंडियन जजेस टू ट्राई यूरोपियन ऑफेंडर्स इन क्रिमिनल केसेस, भारतीय न्यायाधीशों को आपराधिक मामलों में यूरोपीय अपराधियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई, जिसका यूरोपियन ने विरोध किया। ठीक है, तो सवाल का राइट आंसर हो गया बी। ठीक है, इसे लॉर्ड रिपन ने इसे रिफाइन करके फिर से लागू किया, रिफाइन करके इसे पास किया।
तो राइट आंसर है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर रोट द अष्टांग संग्रह? किस विद्वान ने अष्टांग संग्रह लिखा? पहला है चरक। चरक के पुस्तक का नाम क्या है? तो चरक के पुस्तक का नाम है चरक संहिता। चरक संहिता जो कि चिकित्सा पर आधारित बुक है। सुश्रुत का सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता, ठीक है। भास्कराचार्य, भास्कराचार्य गणित की पुस्तक है। वाग्भट ने अष्टांग संग्रह लिखा था। तो डी इसका राइट आंसर है। वाग्भट ने अष्टांग संग्रह लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण के प्रश्न है। चेन्नई शहर भारत के डेट्राइट के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही है। चेन्नई को भारत का डेट्राइट कहा जाता है। यह ऑटोमोबाइल का हब है। ऑटोमोबाइल के हब के नाम से जाना जाता है। सेकंड है कि यह शहर पेट्रोलियम उद्योग का केंद्र है और भारत में पेट्रोकेमिकल उत्पाद निर्माण में अग्रणी है। तो दूसरा कथन गलत है। पेट्रोकेमिकल उत्पादन में नहीं है। मैंने पहले ही बताया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हब है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का हब है। पेट्रोकेमिकल के लिए मुंबई, गुजरात में ही सूरत, दहेज, ये सब जो है यह पेट्रोकेमिकल के उत्पाद निर्माण में एक हब के रूप में काम करता है। तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। राइट आंसर हो गया सी। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कार्नेटिक म्यूजिक विच टाइप ऑफ कंपोजिशन इज मोस्ट कॉमनली परफॉर्म ड्यूरिंग ए कंसर्ट फोकसिंग ऑन ए फिक्स्ड मेलोडी एंड ए रिदम? तो कर्नाटक संगीत में किस प्रकार की रचना सबसे ज़्यादा सामान्यतः एक संगीत समारोह के दौरान प्रस्तुत की जाती है जो एक निश्चित राग और लय पर केंद्रित होती है? तो इसे कहते हैं कृति जो है वह मुख्य रूप से परफॉर्म किया जाता है। इसकी खासियत क्या है? तो इसमें फिक्स मेलोडी होता है, ठीक है। इसमें रिदम होता है और कॉमन कंसर्ट में यह कॉमन रूप से यूज किया जाता है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर है। वर्णम जो होता है वह ओपनिंग पीस होता है, बिगिनर के लिए होता है। वर्णम बिगिनर के लिए होता है। राग अलापना यह इम्प्रोवाइज के लिए यूज किया जाता है, इम्प्रोवाइज करने के लिए। तिलाना जो होता है वह रिदमिक फाइनल होता है, रिदमिक फिनाले होता है, रिदमिक फिनाले। तो राइट आंसर हो गया बी कृति। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द देवगढ़ टेम्पल बिल्ट इन द अर्ली 6th सेंचुरी BC? इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में देवगढ़ मंदिर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखिएगा, जो देवगढ़ मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है पंचायतन शैली की मंदिर है। इसकी शैली जो है पंचायतन है, ठीक है। यह अर्ली नागर स्टाइल का बना हुआ है, नागर शैली का श्रेष्ठ उदाहरण है। प्रारंभिक नागर शैली का श्रेष्ठ उदाहरण है। यह यूपी के झांसी में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए। इट अलाउ ए पंचायतन लेआउट एंड इज एन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ नागर शैली। यह पंचायतन लेआउट का उदाहरण है, लेआउट का अनुसरण करता है और यह नागर शैली का प्रारंभिक उदाहरण है। तो ए इसका राइट आंसर है। इन द ट्रेडिशनल अकाउंट ऑफ विजयनगर हु वेयर रेफर टू एज नरपति और लॉर्ड ऑफ मेन? विजयनगर के प्रारंभिक विवरण में किसे नरपति या मनुष्यों का स्वामी कहा गया? तो डेक्कन सुल्तान को नरपति कहा जाता था। लॉर्ड ऑफ मेन क्या होते थे? डेक्कन सुल्तान होते थे, इन्हें नरपति कहा जाता था, ठीक है।
राय जो है वह अश्वपति होते थे। अश्वपति यानी यह लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस होते थे। लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस कहा जाता था राय को। गजपति उड़ीसा के शासकों को कहते थे। गजपति उड़ीसा के शासक कहलाते थे। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया बी, डेक्कन सुल्तान। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द गोल्डन गेट बाय विक्रम सेठ। विक्रम सेठ के द्वारा लिखित द गोल्डन गेट के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला है द नोवेल रिटन इंटायरली इन वर्स वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर द व्हाइट ब्रेड बुक अवार्ड, विट ब्रेड बुक अवार्ड, शोकेसिंग इट्स इनोवेटिव पोएटिक फॉर्म। बिल्कुल सही है, नोवेल जो है पूरी तरह से वर्स में लिखा हुआ है और यह वाइट ब्रेड बुक अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। तो पहला कथन सही है। दूसरा है इट वॉन द बुकर प्राइज, तो इसने बुकर प्राइज नहीं जीता था। इट्स एक्सपेंसिव नैरेटिव ऑन इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, गलत है। द बुक वाज ऑनर्ड विद द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर इट्स सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री, तो यह साहित्य अकेडमी अवार्ड के लिए भी इसको शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया था। तो राइट आंसर है ए, विक्रम सेठ, द गोल्डन गेट ऑफ विक्रम सेठ, द नोवेल रिटन इंटायरली इन वर्स। तो ए इसका राइट आंसर है, ओनली वन इज करेक्ट। विच न्यूक्लियर डीके अल्टर्स एटॉमिक नंबर बट नॉट मास। कौन सा परमाणु क्षय परमाणु क्रमांक को बदलता है लेकिन द्रव्यमान को नहीं? तो जो बीटा डीके होता है, बीटा डीके, इसमें क्या होता है, परमाणु क्रमांक नहीं बदलता है बल्कि परमाणु क्रमांक बदलता है लेकिन द्रव्यमान को नहीं बदलता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया बी, बीटा डीके। धुमल डांस वियर ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। धुमल नर्तक जो है प्रदर्शन के दौरान, मैंने इससे पहले वाले में भी बताया था, जो धुमल डांस है, धुमल डांस जो है वह कश्मीर में किया जाता है। कश्मीर के वट्टल ट्राइब के द्वारा, वट्टल ट्राइब के द्वारा यह डांस किया जाता है जिसमें रंगीन वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। ए इसका राइट आंसर है। इसमें लंबे टोपी को पहना जाता है, लॉन्ग टॉल कोनिकल कैप पहनते हैं, टॉल कोनिकल कैप पहनते हैं। ठीक है, तो इसमें मास्क नहीं पहनते हैं, टोपी पहनते हैं। तो ए इसका राइट आंसर है। व्हाट इज ए की आर्किटेक्चरल फीचर ऑफ द सन टेम्पल एट मोढेरा। मोढेरा के सूर्य मंदिर के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा। सन टेम्पल ऑफ मोढेरा की इसकी प्रमुख वास्तुशिल्प विशेषता क्या है? की फीचर इसकी क्या है? गोपुरम, गरुड़ स्तंभ, स्टेप टैंक या विमान? तो इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वह इसका सूर्य कुंड, मोढेरा के सूर्य मंदिर का सूर्य कुंड इसकी विशेषता है, यानी स्टेप्ड टैंक इसका राइट आंसर होगा। 11वीं सेंचुरी के सोलंकी शासकों के द्वारा इसको बनाया गया था। 11वीं शताब्दी में सोलंकी शासकों ने इसका निर्माण किया था। ठीक है, इसमें 52 घाट बनाया गया है जो कि 52 सप्ताह का प्रतीक है, सप्ताह का प्रतीक है। तो राइट आंसर हो गया सी, स्टेप्ड टैंक। द ट्रेडिशनल फोक फेस्टिवल फूलदेई मार्क बाई फ्लोरल ऑफरिंग एंड कल्चरल रिचुअल्स इज प्राइमरली ऑब्जर्व इन विच इंडियन स्टेट। पुष्पांजलि और सांस्कृतिक अनुष्ठानों से युक्त पारंपरिक लोक त्यौहार फूलदेई मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था, याद रखिए। यह उत्तराखंड में यह मनाया जाता है। फूलदेई जो है त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द मथुरा रीजन कुषाण पीरियड आर्टिस्टिक प्रोडक्शन। निम्नलिखित में से कौन सी मूर्ति मथुरा क्षेत्र के कुषाण कालीन कलात्मक उत्पादन से उत्पन्न नहीं हुआ है? पहला है कटरा केशव खंड,
कटरा केशव देवखंड सही है। गोविंद नगर यक्ष यह भी सही है। सुल्तानगंज के बाला बुध, सुल्तानगंज के बाला बुध जो है यह बिहार में पाया जाता है। ठीक है, तो यह बिहार में पाया जाता है, तो यह मथुरा से संबंधित नहीं है, मथुरा क्षेत्र के कुषाण कला से संबंधित नहीं है, यानी सी इसका राइट आंसर है। गोविंद नगर से खड़े बुद्ध, यह भी स्टैंडिंग बुद्धा गोविंद नगर जो कि मथुरा कुषाण कालीन कलात्मक क्षेत्र से संबंधित है, मथुरा क्षेत्र से संबंधित है, तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ वेपन वेर कॉमनली यूज्ड बाय मेसोलिथिक पीपल फॉर हंटिंग। मध्य पाषाण काल के लोग शिकार के लिए किस प्रकार के हथियार का प्रयोग करते थे। तो इस समय तक छोटे स्टोन टूल्स का प्रयोग किया जाता था, छोटे पत्थर के औजार का प्रयोग किया जाता था मध्य पाषाण काल के दौरान। ठीक है, इसे माइक्रोलिप्स को शाफ्ट पर फिट करके चलाया जाने लगा था। ठीक है, कांटेदार भाले का प्रयोग, यानी छोटे स्टोन जो होते थे उसको आगे में भाले के आगे में फिट करके भी चलाया जाने लगा था। इस समय तक तीर और कमान भी यूज किए गए थे, बो एंड रोज भी प्रयोग करने का साक्ष्य मिलता है। अभी तक तोप और तलवार का प्रयोग नहीं हुआ था, कैनन्स और शॉट जो है वह प्रयोग नहीं किए जाते थे, तो राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ गुप्ता डायनेस्टी अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अधिष्ठानाधिकरण इज करेक्ट। गुप्त वंश के नगरीय प्रशासन के संदर्भ में अधिष्ठानाधिकरण के बारे में कौन सा कथन सही है। अधिष्ठानाधिकरण क्या होता है, तो यह शहर का प्रशासनिक काउंसिल होता था, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल होता था, तो राइट आंसर होगा सी, इट वाज ए बोर्ड ऑफ एडवाइजर रिप्रेजेंटिंग गिल्ड आर्टिसन एंड स्क्राइब्स। यह सलाहकार मंडल होता था जो शिल्प संघ, कारीगर और लेखकों का प्रतिनिधित्व करता था। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। याद रखिएगा यह इलेक्टेड होता था, इसमें डेमोक्रेटिक एलिमेंट का यूज किया जाता था। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियन एथलीट्स, भारतीय एथलीट के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला है मिल्खा सिंह राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने। कब इन्होंने जीता था, 1958 में, 1958 में मिल्खा सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने फर्स्ट इंडियन बने थे जो कि इंडिविजुअल में गोल्ड मिला था, तो पहला इसका राइट आंसर है। एट मास्को 1980 ओलंपिक में पीटी उषा 20 वर्ष की आयु में 400 मीटर बाढ़ा दौड़ में 1 सेकंड के 100वें हिस्से से कांस्य पदक से मिस कर गई थी, तो यह 1980 में नहीं था बल्कि 1984 में था। 1984 में लॉस एंजलिस में, तो मास्को नहीं था, तो गलत है दूसरा। तीसरा है राष्ट्रीय खेल संस्थान पुणे में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट, यह पुणे में नहीं अब पटियाला में है, राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में है, तो राइट आंसर हो गया ओनली वन करेक्ट। अगला सवाल है विच 14th सेंचुरी ट्रेवलर डिस्क्राइब हाउ इंडियन chieftains fortified themselves using bamboo, grove and rugged terrain for defense। 14वीं शताब्दी के किस यात्री ने यह वर्णन किया है कि भारतीय सरदारों ने रक्षा के लिए बांस के झुरमुट, उबड़ खाबड़ इलाकों का उपयोग करके अपने किलेबंदी की थी, यानी उबड़ खाबड़ इलाकों में बांस और झुरमुट का प्रयोग करके अपना सुरक्षा किया था। ऑप्शन है अल्बेरुनी, इब्न बतूता, मार्को पोलो या मेगास्थनी। सवाल है 14वीं शताब्दी के बारे में, तो इस समय इब्न बतूता जो कि मोरक्को का यात्री था, इसकी पुस्तक का नाम क्या है, रहला। तो रहला में इसने
भारत का विवरण किया है, भारत की स्थिति का विवरण किया है, ठीक है। यह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में था, एमबीटी के दरबार में था। कौन? इब्न बतूता। अल्बेरनी, यह 11वीं सेंचुरी में था, 11वीं सेंचुरी में था। मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी में था, 13th सेंचुरी में था। और मेगास्थनीज, यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, यानी यह 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में था, 4वीं शताब्दी BCE में था। तो राइट आंसर हो गया बी। कंसीडर द स्टेटमेंट्स, दुम्हाल के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। विशेष रूप से बट्टल पुरुष इसका नृत्य करते हैं और पहले एक झंडा लगाते हैं। मैंने इसे पहले वाले सवाल में भी बताया था। यह कश्मीर में मनाया जाता है। बट्टल पुरुष जो होते हैं, बट्टल समुदाय के पुरुष, जो कि नृत्य करने से पहले एक झंडा लगाते हैं। पहला कथन सही है। यह दक्षिणी कश्मीर में सेब की फसल का जश्न मनाते हैं। तो यह स्पेशल रिलीजियस ओकेजन पर होता है और यह एप्पल हार्वेस्ट का सेलिब्रेशन नहीं है, सेब के फल का जश्न नहीं है, इसका रिलीजियस ओकेजन है, स्पेशल रिलीजियस ओकेजन है। तो राइट आंसर क्या होगा? ओनली 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, वाई आर ग्रांट फॉर एसेट क्रिएशन स्टिल कंसिडर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। परिसंपत्ति निर्माण के लिए अनुदान को अभी भी राजस्व व्यय क्यों माना जाता है? तो पहला है, इन्हें सरकारी ऋण के माध्यम से खर्च किया जाता है। इनका उपयोग केवल निजी क्षेत्र की इकाइयों के द्वारा किया जाता है। दे डू नॉट क्रिएट इनडायरेक्ट सेंट्रल एसेट, दे डू नॉट क्रिएट डायरेक्ट सेंट्रल एसेट। वे प्रत्यक्ष केंद्रीय परिसंपत्तियाँ नहीं बनाती है, तो सेंटर की अपनी एसेट नहीं बनती है, इसलिए इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में क्लासिफाई किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर है। द चापिकर ब्रदर्स, दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव। याद रखिएगा, सवाल पूछा गया, तीनों का नाम पूछा गया। तो दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव चापेकर बंधु के नाम से जाने जाते हैं। आर रिमेंबर्ड फॉर असैसिनेटिंग ए ब्रिटिश ऑफिशियल इन रिस्पॉन्स टू इनजस्टिस ड्यूरिंग द प्लेग एपिडेमिक इन विच इंडियन सिटी। चापेकर बंधु, दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव किस भारतीय शहर में प्लेग महामारी के दौरान अन्याय के जवाब में एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या के लिए याद किया जाता है? तो ये पूना के प्लेग कमिश्नर थे, जिसकी हत्या चापेकर बंधु ने की थी। कहाँ के थे? पूना के प्लेग कमिश्नर थे। उनका नाम था WC रैंड, WC रैंड। इसकी हत्या चापेकर बंधु ने कर दी थी, चापेकर बंधु ने की थी। क्यों की थी? तो प्लेग महामारी के दौरान अन्याय के जवाब में इन्होंने प्लेग महामारी में हार्श मेजर लिए थे, इसी के विरुद्ध इस पर चापेकर बंधु ने इनकी हत्या कर दी थी। बाद में चापेकर बंधु को फांसी दे दी गई थी। तो याद रखिएगा, सी इसका राइट आंसर है। द रोलिंग प्लान कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग विच प्राइम मिनिस्टर टेन्योर। रोलिंग प्लान यह अवधारणा किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई थी? तो रोलिंग प्लान के समय, पहले इसका टाइम पीरियड क्या है? तो इसका टाइम पीरियड है 1977 से 79। इस समय प्रधानमंत्री जो थे, इस समय सरकार जो थी जनता पार्टी की थी, जनता पार्टी की सरकार थी और प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। तो इसी समय 6 ईयर प्लान स्टार्ट होना था। उसी के स्थान पर 1978 से 80 के बीच, 78 से 80 के बीच रोलिंग प्लान को शुरू किया गया, रोलिंग प्लान्स को शुरू किया गया। ठीक है, तो यह शॉर्ट टर्म फ्लेक्सिबिलिटी के लिए शुरू किया गया था, वार्षिक योजनाएं थी। सी इसका राइट आंसर है, मोरारजी देसाई। अगला सवाल, व्हाट वाज द सेंट्रल थीम ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1956, 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव का केंद्रीय विषय क्या था? तो यह सवाल पहले भी हम लोगों ने कर रखा है। स्टेट कंट्रोल ऑफ कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों पर राज्य का नियंत्रण इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि उस समय देश अभी अभी आज़ाद हुआ था
और आज़ादी के तुरंत बाद जो भारतीय उद्योग थी अभी उतनी तरह से मेच्योर नहीं हुई थी जो कि विदेशी उद्योगों से प्रतिस्पर्धा की जा सके, इसलिए राज्य का नियंत्रण उस पर आवश्यक था। ठीक है, यह नेहरू और महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो सी इसका राइट आंसर है। व्हाट वाज द मेजर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेबलाइजेशन मेजर इन 1991 रिफॉर्म? 1991 के सुधारों में स्थिरीकरण उपायों का प्रमुख अल्पकालिक उद्देश्य क्या था? तो 1991 में जो रिफॉर्म हुए थे उस समय इन्फ्लेशन इतना अधिक था, उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड रिस्टोर बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस हो गई थी तो उसको बहाल किया गया, मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया गया 1991 के सुधारों के द्वारा। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। इस समय बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस हो गई थी, ठीक है, तो उसको भी ठीक किया गया, इसको रीस्टोर किया गया और इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ जिससे कि फिस्कल डिसिप्लिन आए। लॉन्ग टर्म के रूप में एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यह तीन को शामिल किया गया, तो इसे लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। तो सी इसका राइट आंसर है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द एलिफेंट पैराडाइम? द एलिफेंट पैराडाइम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है नंदन नीलेकनी, रघुराम राजन, गुरुचरण दास या शशि थरूर। द एलिफेंट पैराडाइम यह गुरुचरण दास के द्वारा लिखा गया था। गुरुचरण दास इंडिया के इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में इस पुस्तक को लिखा है। इंडिया के इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में लिखा है इस पुस्तक में। गुरुचरण दास की एक और पुस्तक है इंडिया अनबाउंड, जो कि इनकी फेमस बुक है। यह फॉर्मर सीईओ थे प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया के, फॉर्मर सीईओ थे प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया। तो राइट आंसर हो गया गुरुचरण दास सी। तो ये था एसएससी सीजीएल 2025 के टॉप 500 क्वेश्चंस का सेट नंबर 12। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।